तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना डीपीएसपी का डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज या फिर जो हमारे राज्य के लिए स्टेट के लिए नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है। तो ये करते क्या है, ये एक तरीके से हमारे स्टेट को, जो कंट्री है, जो स्टेट है या मतलब राज्य ले लीजिए, चाहे आप अपना सेंट्रल गवर्नमेंट ले लीजिए या कोई सरकारी एंटिटी ले लीजिए, कोई भी, जो इनका काम है, ठीक है, वो कैसे किया जाए, किस तरीके से इन्होंने करना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, डीपीएसपी। चलिए, अब देखिए स्टेट को जो अथॉरिटी दी है, पावर दी हुई है, टैक्स लेने का पूरा सिस्टम स्टेट के पास है, तो ऐसे में स्टेट हमारे लिए काम भी करेगा। ठीक है, जनता के लिए काम भी करेगा। तो मेरी हेल्थ, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्टेट की। तो स्टेट को मुझे स्वास्थ्य सुविधाएं देनी चाहिए, राज्य को यह प्रयास करना चाहिए कि मैं हेल्दी रहूं, या मुझे जब भी मेडिकल की आवश्यकता हो तो मुझे डॉक्टर्स अवेलेबल रहें। ठीक है, ये सारी चीजें मुझे मिलती रहें। तो ये सब कैसे होगा? स्टेट को करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट मुझसे टैक्स भी ले रहा है, और एक अच्छे राज्य का काम भी यही होता है। तो जैसे राज्य है, तो राज्य की अवधारणा गांधीयन प्रिंसिपल्स के हिसाब से क्या थी? राम राज्य की अवधारणा थी। ठीक है। अब जैसे उस समय जो राज्य चल रहे थे, वो कैसे चल रहे थे? समाजवादी शासन चल रहा था पूरे देश में, यानी कि समानतापूर्ण शासन चल रहा था। और इंडिया के अंदर तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो क्या थे? वो और ज्यादा इस बारे में जुड़े हुए थे। ठीक है, वो ज्यादा प्रमोट कर रहे थे इन चीजों को। तो इस हिसाब से हमारा जो स्टेट है, उसको राम राज्य की अवधारणा या एक टाइप से समाजवादी अवधारणा, सोशलिस्टिक सोसाइटी बनाने के पीछे भागना था। लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं था। मतलब ये कि स्टेट क्या करेगा? आपको हेल्थ देगा, लेकिन अगर पूरे इंडिया की पॉपुलेशन को अगर वो हेल्थ फैसिलिटी देने लग जाएगा, तो वो फिर तो सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा, सारा पैसा वहीं लग जाएगा। तो फिर क्या किया जाए? तो इसी कारण ये जो डीपीएसपीज बनाए गए, इनको कहाँ रख दिया गया हमने? पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। और पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है, राज्यों के नीति निर्देशक, तो इनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी भी तरीके से कोर्ट में इनको नहीं ले जा सकते। ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि अगर बाय द वे सरकार आपको किसी भी तरीके की स्वास्थ्य फैसिलिटी देने में असमर्थ है, तो आप सरकार का दायित्व है यह कह करके सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते कि सरकार ने मुझे हेल्थ फैसिलिटी नहीं दी, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये नहीं कर सकते। इसका मतलब कोर्ट के द्वारा प्रेशराइज करके ये लागू नहीं किया जा सकता। हाँ, सरकार या स्टेट को जब लगेगा कि उसके पास पैसा है, तो वो इसको लागू कर देगी। इसी का कंपैरिजन डीपीएसपी का फंडामेंटल राइट से करके देखिए, मूल अधिकारों से। अगर सरकार आपके बोलने का अधिकार छीन ले या किसी भी तरीके की स्वतंत्रता आपसे छीने, आर्टिकल 19, आप क्या करेंगे? तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का यूज करते हुए क्या कर सकती है? रिट जारी कर सकती है। इसका मतलब आपके फंडामेंटल राइट कोर्ट में ले जाने योग्य है, यानी कि हम इनके लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है वाद योग्य है। इस पर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और कह सकते हैं कि भैया स्टेट ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन पार्ट 4 या बेसिकली डीपीएसपी के लिए आप कहाँ नहीं जा सकते? आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। बेसिकली वहां आप जाके नहीं कह सकते कि नहीं, मुझे ये फंडामेंटल राइट क्यों नहीं दिया, ये सॉरी डीपीएसपी क्यों नहीं दी, मुझे हेल्थ फैसिलिटी क्यों नहीं दी, या आपने अल्कोहल बैन क्यों नहीं की, वगैरह वगैरह। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा डीपीएसपी जो मैंने आपको भेजा हुआ है वहां से। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अब जो बेसिकली डीपीएसपी आते हैं, वो कहाँ से कहाँ तक आते हैं? तो आर्टिकल 36 35 में फंडामेंटल राइट खत्म हो रहे थे, तो वहां से आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक जो है आपके डीपीएसपीस आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज आते हैं। तो इसमें स्टार्टिंग से हम लोग एक एक आर्टिकल को लेकर के चलेंगे और उसके बाद समझते रहेंगे कि वो क्या क्या कहने चाह रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद एट द एंड में आपको, जिससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, इन तीनों जितने भी हम डीपीएसपीस पढ़ेंगे, इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। गांधीवादी जो होते हैं या गांधीयन जो प्रिंसिपल्स हैं, सोशलिस्टिक या समाजवादी जो है, और लिबरल या उदार किस्म के जो है, इनके हिसाब से हम इनको बांट लेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं एक एक करके, 1 बाय 1 आर्टिकल्स। और कल मैंने आपको सारे के सारे आर्टिकल भेज भी दिए थे, तो नोट्स में वो अभी तक आपके आ गए होंगे। ठीक है ना? चलिए, बोर्ड दिख रहा है ना सबको? बोर्ड में कोई इशू नहीं हो, ये पहले आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आएगा आर्टिकल 36। ठीक है, आर्टिकल 36। 36 के अंदर वही है जो वहां फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 12 के अंदर आता था। आर्टिकल 36 के अंदर है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। डेफिनेशन ऑफ स्टेट यानी कि राज्य की परिभाषा। अब इसका मतलब क्या होता है समझिए। अब
36 के बाद जितने भी आर्टिकल आएंगे 37, 38, 39, 40, 51 तक, उन सब में जहां भी राज्य शब्द आएगा, उस राज्य शब्द का मतलब क्या होगा ये अगर आपको जानना है तो आप वापस आएंगे, आर्टिकल 36 को पढ़ेंगे और फिर समझेंगे कि अच्छा जो आर्टिकल 36 में लिखा है वही क्या है, राज्य है। ऐसे समझेंगे आप। समझ में आ गया? तो इस तरीके से क्या करना होता है, वहां से यहाँ आकर के 36 में डेफिनेशन दी है। सेम वे फंडामेंटल आइडिया मूल अधिकारों में जब भी राज्य शब्द आपका आएगा तो उसका क्या मतलब हुआ, अगर ये आपको जानना है तो तुरंत आप कहाँ जाएंगे, आर्टिकल 12 में जाकर के आर्टिकल 12 को पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 36 के अंदर जो क्या लिखा हुआ है वो क्या लिखा है, राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। ठीक है। और आर्टिकल 37 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 36 में राज्य शब्द की डेफिनेशन दी गई है, राज्य क्या होता है, कैसे होता है, ये बताया गया। ठीक है। वहीं जबकि अगर आप दूसरा आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल 37, तो इसके अंदर क्या है कि ये बताया गया है कि ये जो इतना भी भाग 4 आएगा, यानी कि डीपीएसपी आएंगी, इसके अंदर जितनी भी बातचीत होगी इसको न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया है ये न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता, या ये अवाद योग्य है। ठीक है। ये एक तरीके से उसने ये कर दिया है कि इस पूरी डीपीएसपी को एक कर्तव्य या ड्यूटी बना दिया गया है, किसका, स्टेट की। कर्तव्य, ड्यूटी ऑफ स्टेट। किसका कर्तव्य है, ये राज्य का कर्तव्य है कि वो हमारी जितनी भी चीजें ये डीपीएसपी के अंदर लिखी गई हैं इसको पूरा करे। लेकिन ये निदेशक तत्व मूल अधिकार नहीं है किसी इंसान के। ठीक है। राज्य के प्रशासन के अंदर, शासन के अंदर ये चीजें होनी चाहिए, लेकिन ये किसी भी तरीके से मूल अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है। हालांकि ये स्टेट के कर्तव्य है और न्यायालय में अवाद योग्य है, ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 37 के अंदर। तो 2 आर्टिकल हो गए हमारे। इसके बाद के जो प्रिंसिपल्स हैं वो लगातार फिर आपके क्या आएंगे, डीपीएसपी आ जाएंगे, जो आपको याद भी करनी होगी। ठीक है। चलिए आर्टिकल 38 से स्टार्ट करेंगे। जो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वहां वहां पे मैं आपको बताते रहूंगा क्या करना है। ठीक है। आर्टिकल 38, आर्टिकल 38 है बेसिकली वेलफेयर से रिलेटेड। ठीक है। वेलफेयर का मतलब क्या हो गया, वेलफेयर एक तरीके से आपका हो गया सुख, समृद्धि, सुरक्षा, लोक कल्याण। ठीक है। तो यहाँ पर हम एक चीज लिख देंगे, लोक कल्याण की भावना जो है, राज्य जो है वो किसके लिए काम करेगा, लोक कल्याण के लिए काम करेगा। ठीक है। दिस इज इन आर्टिकल 38। ठीक है। तो आर्टिकल 38 के अंदर जो है वो क्या है, लोक कल्याण है। अब लोक कल्याण कैसे हो सकता है वो देखिए। तो लोक कल्याण के अंदर 38 का फर्स्ट आता है। ये कहता है कि जो सामाजिक है, कल्याण है लोगों का, वो कैसे हो सकता है, सामाजिक रूप से उनका कल्याण हो सकता है, आर्थिक रूप से हो सकता है, तो इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से भी कल्याण हो सकता है। ठीक है। सामाजिक रूप से भी हो सकता है, और कैसे हो सकता है कल्याण, पॉलिटिकल तरीके से भी कल्याण हो सकता है लोगों का। तो इन तीनों तरीकों से राज्य क्या करेगा, लोगों का कल्याण करने का प्रयास करेगा। ठीक है। किन 3 चीजों से, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, इन तीनों तरीकों से राज्य यह प्रयास करेगा कि लोगों का कल्याण हो। ऐसा किसमें लिखा हुआ है, आर्टिकल 38(1) में। और आर्टिकल 38(2) में क्या लिखा हुआ है, राज्य ये कोशिश करेगा कि आय की असमानता कम हो। ठीक है। राज्य क्या कोशिश करेगा, आय की असमानता कम हो, यानी कि समान आय के लिए वो काम करेगा। ऐसे ही सुविधा समान मिले सभी को, यानी कि असमानता को खत्म करने का प्रयास करेगा। मतलब किसी को ज्यादा फैसिलिटीज, किसी को कम फैसिलिटीज ना मिले। ठीक है। इसके अलावा अवसर जो है वो भी समान मिले। आपको ध्यान होगा फंडामेंटल राइट्स में भी अवसर की समानता आती है। अवसर, सुविधा और आय, ये चीजों का समान वितरण हो सके, राज्य यह प्रयास करेगा। तो राज्य क्या प्रयास करने वाला है कि जो है समान समान स्तर सबको मिल जाए, पढ़ाई, सुविधा। ठीक है। सबको बराबर अमाउंट में किताबें मिले, बराबर स्कूलिंग मिले, बराबर कोचिंग्स मिले अगर वो करना चाहे, आय समान हो, हर आदमी कम से कम अपने खाने लायक कमा ले, अवसर समान मिले। मतलब ये ना हो कि कोई एक आदमी कोई हाई लेवल एग्जाम दे रहा है, दूसरे को एग्जाम देने का ही मौका नहीं है, ऐसा ना हो। ठीक है। ये तीनों चीजें समान होनी चाहिए। अब आप इस पूरी लाइन को थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए। ठीक है। क्या ये लॉजिकली हो पाएगा, पॉसिबल है कि 2 आदमियों की आय बिल्कुल समान, सपोज कीजिए इंडिया के अंदर ही है, एक वर्ग है कृषक वर्ग और मजदूर वर्ग, और दूसरा कोई एक हाई पेड जॉब करता है आईटी सेक्टर के अंदर, क्या इन दोनों के बीच में आय का वितरण समान हो सकना पॉसिबल है, नहीं ऑब्वियसली। ठीक है ना। अब इसके बीच में जब आय का वितरण समान नहीं हो सकता है तो सरकार ये प्रयास कैसे करेगी कि समान आय हो जाए, तो सरकार किस तरीके का यूज करेगी, टैक्स का। जिसकी इनकम ज्यादा है उससे टैक्स लेगी, उससे पैसा लेगी, और वो पैसा वेलफेयर में लगाएगी गरीब इंसान के। इस तरीके से कोशिश करेगी सरकार क्या हो जाए, आय का वितरण समान हो जाए, जो ज्यादा पैसा कमा रहा है उससे पैसा लेके वो गरीब का कल्याण करने के लिए लगाएगी। समझ में आया? जैसे आपने ध्यान से अभी देखा होगा, अभी राशन जो है गवर्नमेंट ने बांटा,
शौचालयों के लिए पैसा दिया। ये सारा पैसा अमीरों के लिए या उनको जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए नहीं था। किनके लिए था? जो गरीब थे। पैसा आ कहां से रहा था? जो बड़े टैक्स पेयर थे उनके इनकम टैक्स से। इसका मतलब सरकार ये प्रयास कर रही है कि क्या हो, अमीरों से पैसा लेकर के गरीबों का उत्थान किया जाए। यही तो कल्याणकारी राज्य में होना चाहिए। जो ज्यादा पैसा कमा रहा है वह कम पैसा कमाने वालों की मदद करे। समझ में आ गया? सुविधा समान रूप से हो। अब सरकार सुविधा समान रूप से कैसे दे सकती है? तो सरकार क्या करती है? लोगों को आवास योजना में घर देती है। आवास योजना के अंदर घर दे रही है जिन गरीबों के पास घर नहीं है, जिनके पास छत नहीं है। फिर जिनके पास रोजगार नहीं है, सरकार कोशिश कर रही है उनको एमएसएमई के तहत कहीं से भी लोन मिल जाए। मुद्रा योजना जो सरकार ने चलाई है वो रिलेट कर लीजिए। अवसर की समानता में सरकार क्या करती है? जो गरीब है, जो दलित है, जिनको नहीं मिल पाता है अवसर की समानता, उनको रिजर्वेशन देती है। अब सपोज कीजिए उनके पास पैसे भी नहीं है, तो क्या करती है? गवर्नमेंट जो फॉर्म लाती है उसमें फीस में छूट देती है। ये सब आपने अपने नॉर्मल लाइफ में देखे हुए एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन अगेन डीपीएसपी का प्रिंसिपल लगाया जाए तो क्या आप इस वजह से कोर्ट में जा सकते हैं कि आपको सरकार ने शौचालय बना के नहीं दिया? सेम वे क्या आप इस बात को लेकर कोर्ट में जा सकते हैं कि आपको आवास योजना में घर क्यों नहीं मिल रहा? या आप इसके लिए चले जाइए कि आपको फीस ज्यादा क्यों देनी पड़ रही है, या आपकी फीस कम और कम क्यों नहीं हुई? मान लीजिए कि किसी लोअर कास्ट में, किसी भी दलित तबके के लिए फीस 100 से 500 की जगह 100 कर दी जाती है। तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या ही कह सकते हैं कि मेरी जीरो क्यों नहीं की? इसीलिए इन सारी चीजों को सरकार कोशिश करेगी आपको देने का, प्रयास करेगी, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि दे। इसीलिए कोर्ट में वाद योग्य नहीं है। वरना क्या होता, हर आदमी कोर्ट पहुंच जाता और कोर्ट पहुंचने के बाद सरकार को ये सारी चीजें जरूरी देनी पड़ती, और फिर तो सरकार का सारा पैसा यही लग जाता। इसीलिए इन चीजों को क्या किया गया, फंडामेंटल राइट से अलग पार्ट 4 में डाल दिया गया। सरकार को जब लगेगा कि जो चीज देना ठीक है, सरकार अपने हिसाब से अपने फंड को देखते हुए, पैसे को देखते हुए वहां यूज कर लेगी। ठीक है? तो इस तरीके से आर्टिकल 38 जो है वो किसकी बात करता है? बेसिकली समानता की बात करता है कल्याणकारी राज्य के अंदर। तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहाँ है? हमारे डीपीएसपी के अंदर ली गई। ठीक है? अब आएंगे आर्टिकल 39। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दीजिए। 39 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर काफी सारी चीजें जुड़ी हुई। ठीक है? अच्छा, राज्य किस तरीके की नीतियां बनाएगा उसके बारे में इसमें लिखा गया है। राज्य जो है वो अलग अलग तरीके से अपनी नीतियों का संचालन करेगा। ठीक है? तो राज्य की नीतियां कैसे होंगी, कैसे काम करेंगी, किस प्रकार की राज्य की नीतियां होंगी, उस पर बात चलेगी। ठीक है? और इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट आते हैं। जैसे 39 के अंदर ए या क कर लीजिए। इसमें लिखा गया है कि मेल और फीमेल के बीच में इक्वालिटी रखी जाएगी, ताकि उनको बराबर जॉब मिल सके, पैसा वैसा ये सारी चीजें उनको। अभी वेतन की बात तो इसमें अलग से की गई है, पर हाँ, इसमें आपको कहा गया है कि मेल और फीमेल को बराबर साधन मिले, बराबर रिसोर्सेज मिले। ठीक है? मतलब एक तरीके से क्या हो, समानता हो। दोनों को पैसा कमाने का बराबर मौका मिलना चाहिए, तो दोनों के पास बराबर साधन होने चाहिए। ठीक है? मेल हो चाहे फीमेल हो, बराबर साधन होने चाहिए। उसके अलावा इसमें 39 के अंदर बात की जाएगी सोशल हितों की। सामाजिक रूप से अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति की जगह नहीं। इसीलिए जो भी भौतिक संसाधन होंगे, उनका स्वामित्व जो होगा, उनका जो गवर्न किया जाएगा उनको, वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। यानी कि बहुत बड़े लेवल पे जमीन है तो किसी एक आदमी को ना दे करके उसको सरकार अपने पास रखेगी। तो आपने देखा होगा बड़े बड़े जंगल, ये किसकी जमीन है? सिंपली सरकार की जमीन है। सरकार की क्यों है, किसी आदमी की क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार ये चाहती है कि सोशल अपलिफ्टमेंट हो, किसी एक आदमी का उद्धार ना हो। वरना क्या था, बहुत बड़ा जंगल का इलाका किसी एक बड़े बिल्डर को बेच दिया जाता, वो कर लेता अपना काम। बट उसमें क्या है, प्रॉफिट तो केवल बिल्डर का है। आम आदमी कहाँ जाएगा या बड़ी सोसाइटी कहाँ जाएगी? इसीलिए सरकार क्या करती है, स्वामित्व तो अपने पास रखती है। पर हाँ, अगेन बड़ी बड़ी जमीनें कई बार सरकार बेच भी देती है, क्योंकि सरकार को पैसा चाहिए। और पैसा चाहिए तो आप ये नहीं कह सकते कि भैया बेची क्यों, डीपीएसपी में तो लिखा हुआ है कि आपके पास होनी चाहिए। तो ये आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, इसीलिए इसको क्या रखा गया है, अवाद योग्य रखा गया है। ठीक है? अगेन इसी में 39 के अंदर ही ये लिखा गया है कि जो सेंट्रलाइजेशन हो जाता है वो ना हो, किसी भी तरीके से मुद्रा का सेंट्रलाइजेशन ना हो, केंद्रीकरण ना हो। किस किस का? जैसे धन का है या साधनों का है, इसमें ऐसा कोई सेंट्रलाइजेशन ना हो जो अहितकारी हो। अहितकारी, अहितकारी मतलब जिसमें किसी का अहित होता हो, किसी का बुरा होता हो। जैसे सपोज कीजिए पानी है, पानी तो सभी बेच रहे हैं, पानी बेचने वाली कई सारी कंपनियां हैं, पानी के कई सारे लोकल सोर्सेस होंगे आपके इलाकों में भी जहां से आप फ्री में पानी पीते हो। ऐसे में कोई कंपनी कल को वो पानी के सारे सोर्सेस खरीद रहे और सेंट्रलाइज कर दे कि नहीं, ये पूरा पानी हमारी कंपनी द्वारा ही बेचा जाएगा, सस्ते में बेचेंगे भले ही वो गए, लेकिन फिर भी ये सेंट्रलाइजेशन हित में नहीं है। ठीक है? ये अहित में है, क्योंकि कल को अगर पानी का सारा
हमने एक ही को दे दिया और सेंट्रलाइज कर दिया पानी को, तो फिर क्या होगा, वो आदमी कल को जाकर के 100 रुपए का 1 लीटर कर देगा, और इंसानों की मजबूरी हो जाएगी उससे खरीदना। इसीलिए ऐसा सेंट्रलाइजेशन नहीं किया जाएगा, या सरकार इसको रोकेगी। सरकार की किसी भी प्रकार की नीति में इस तरीके का सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए जिसमें किसी का स्वामित्व आ रहा हो, किसी का कब्जा हो रहा हो। बेसिक अगर आपको समझ रहा हो इसको, तो कब्जे का जो भाव है वो नहीं होना चाहिए। और फिर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अब आ रहा है, 39 के अंदर ही है, समान अगर आप काम करते हैं, चाहे आप महिला हो चाहे आप पुरुष हो, तो समान कार्य का आपको क्या मिलना चाहिए, समान वेतन मिलना चाहिए। जितना पुरुष का वेतन उतना ही वेतन महिला का भी होना चाहिए वर्क प्लेस पे। ठीक है, अगर सेम काम कर रहे हैं दोनों, तो पैसा भी दोनों को क्या होना चाहिए, सेम अमाउंट में मिलना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा, सॉरी, उसके अलावा जो बात की गई है वो ये है कि मेल, फीमेल, या फिर कई बार 14 साल 15 साल के जो बच्चे होते हैं, जो बालक होते हैं, जो काम कर सकते हैं, ये, तो मेल, फीमेल और बालक, इनको इनकी एज या फिर पावर के हिसाब से, जितना भी इनकी सामर्थ्य है या जितनी भी इनकी एज है, उस हिसाब से इनको काम मिलना चाहिए, वर्क मिलना चाहिए। अब इंडिया में आप कहेंगे सर एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है कि ठीक ठाक एज में लड़कों को लड़कियों को काम नहीं मिल पा रहा है, तो ये जो बुजुर्ग हो गए हैं, जो बच्चे हैं, उनको कहाँ से रोजगार मिलेगा। लेकिन अगर कभी ऐसी स्थिति बनी, तो सरकार का ये दायित्व होगा, या सरकार, एक कर्तव्य होगा सरकार का, कि वो सभी को उनके एज और उनकी पावर के अकॉर्डिंग क्या कर सके, रोजगार दे सके। ठीक है, अब भले ही अभी ना दे पाए, बाद में दे, लेकिन हाँ, सरकार ये करेगी, ऐसा उसकी ड्यूटी है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो 39 है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके साथ काफी सारी चीजें इसी के अंदर आ जाती है, 39 के अंदर ही। ठीक है, उसके बाद जो है 39 के अंदर ही, 39 के अंदर ही, कि जो स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण है, या किसी भी तरीके से किसी का शोषण हो रहा है, चाहे आर्थिक परित्याग हो रहा है, इन चीजों से भी बचाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि स्वतंत्र पर्यावरण किसी बालक को देने का काम भी किसका है। इतना सा याद कर लेंगे तो काम बन जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बाद में जोड़ा गया है ये, वहां से आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो 39 के अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट आपके टर्म हो जाते हैं, इन सारी चीजों के बारे में बात की गई है इसके अंदर। ठीक है, उसके अलावा देखिए, जो आपका 39 के अंदर है, इसमें आपको एक तरीके से एक भावना नजर आ रही होगी कि पैसे का केंद्रीकरण करने से मना किया गया है। पैसे को किसी एक आदमी के हाथ में जाने से रोकने के लिए ये पूरा 39 बनाया गया है। ठीक है, तो बेसिकली ये है वही, पूरा का पूरा जो केंद्रीकरण हो रहा है ना पैसे का, इसको रोका गया है। और उसके अलावा बाद में इंदिरा गांधी के टाइम पर 39 कैपिटल ए, ये एक इसी के अंदर है। इसके अंदर लिखा गया है समान, यानी कि इक्वली तरीके से, और फ्री, समान और फ्री लीगल सहायता भी दी जाएगी। ये भी किसका काम होगा, राज्य का काम होगा। तो इसको थोड़ा सा आप याद कर लेंगे, 39 ए, ये जो इंदिरा जी हैं, ठीक है, उस टाइम पे ये काम किया गया था, 39 ए को जोड़ा गया था। ठीक है, मतलब किसी भी तरीके से न्याय प्राप्त करने से कोई वंचित ना रहे, उसको लीगल सहायता मिल जाए, ये उन्होंने बाद में ऐड किया इसके अंदर। ठीक है, तो इसको अलग से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 39 के बाद आपका आएगा 40। तो हम बात करेंगे आर्टिकल 40। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आर्टिकल 40 की। ठीक है, चलिए, तो आर्टिकल 40 के अंदर क्या आता है वो देखिए सबसे पहले। ठीक है, तो बेसिकली आर्टिकल 40 में आपका ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, इसको याद भी कर लेना। इसके अंदर आपकी आती है विलेज पंचायतें या ग्राम पंचायतों के बारे में, तो थोड़ा सा इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्राम पंचायतों को स्वायत्त इकाई बनाने के लिए इस पर काम किया जाएगा, ये कहा गया है आर्टिकल 40 में। स्वायत्त इकाई का मतलब क्या होता है, कि जो स्टेट है, जो राज्य है, वो काम करेगा कि जो ग्राम पंचायतें हैं उनको और संगठित किया जाए और अच्छा बनाया जाए, और उनको थोड़ी ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाए, मतलब वो अपने स्तर से सारे काम कर सके। ये लिखा गया है आर्टिकल 40 में। हालांकि ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी भी स्टेट में देखिए, मैक्सिमम स्टेट्स में, केरला को आप छोड़ दें, केरला में काफी ज्यादा स्वायत्ता है। अभी भी ग्राम पंचायतों का पैसा कहाँ से आता है, स्टेट की तरफ से आता है, राज्य सरकारें पैसा देती हैं, तब गांव में काम होते हैं। लेकिन आर्टिकल 40 कहता है कि राज्य ये प्रयास करेगा कि मैक्सिमम ग्राम पंचायतें अपना पैसा और अपनी योजनाएं खुद बनाएं। सरकार उनको पैसा नहीं देगी, उनका अपना एक अलग से कोष रहेगा। अभी जितना पैसा गवर्नमेंट के पास है, वो किस तरीके से
बंटता है, आधा पैसा सेंटर के पास रहता है, जैसे लगभग की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी काम तो वित्त आयोग करता ही है, और आधा पैसा किसके पास रहता है, स्टेट के पास रहता है। ये जो आर्टिकल 40 है ये कहता है कि थोड़ा सा स्वायत्ता जो है विलेज पंचायतों को या ग्राम पंचायतों को भी दी जाए, कुछ पैसा ऑटोनोमिक तरीके से, ठीक है, मतलब ये किसी से बात करके नहीं, ऑटोमेटिकली किसके पास चला जाए, विलेज पंचायतों के पास चला जाए, या जो थर्ड लेवल है पंचायत का हमारे पास उसके पास चला जाए, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और गांवों के पास। तो इससे क्या हो जाएगा, ज्यादा स्वायत्ता मिल जाएगी। गांव या जो ये इलाके हैं, ये किसी भी तरीके से केंद्र सरकार या राज्य सरकार के दबाव में नहीं रहेंगे, ठीक है, किसी भी तरीके से क्या होगा, दबाव में नहीं रहेंगे, अपना काम कर पाएंगे। ठीक है, गांव अपना काम करेगा, जैसे राज्य और सेंटर अपना काम करते हैं वैसे ही गांव भी अपना काम करने लग जाएंगे। ये आर्टिकल 40 की मेन लैंग्वेज है, जो कहना चाह रहा है वो ये। ठीक है। चलिए, फिर आर्टिकल आता है आपका 41। ठीक है, ये सारे के सारे आपको मैंने दिया हुआ है, वहां से आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है ना, उसमें से आपको नोट्स भी बना लेने हैं, एक एक आर्टिकल कोशिश कीजिएगा कि याद हो जाए, नहीं भी होता है तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है जिनमें मैं स्टार लगा रहा हूँ वो तो याद कर ही लीजिएगा एनी हाउ। आर्टिकल 41 कहता है कि राज्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी पावर के अनुसार, अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार, स्टेट की जो स्ट्रेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग, अब कोई गरीब स्टेट है जिसके पास पैसा ज्यादा नहीं है, इनकम सोर्सेज ज्यादा नहीं है, तो वो ये नहीं कर सकता, तो वो ना करे। जिसके पास स्ट्रेंथ है वो अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार करेगा। क्या करेगा, वो अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार, जो लोग अपना काम नहीं पा पा रहे, शिक्षा नहीं पा पा रहे हैं, या फिर कोई बेचारा बीमार है, ओल्ड पर्सन है, कोई अनएजुकेटेड पर्सन है जिसको एजुकेशन की डिमांड है, ठीक है, कोई अनपावर्ड है, नॉन पावर्ड पर्सन है, ऐसे जो व्यक्ति हैं इनको पब्लिक की हेल्प देने का प्रयास करेगा, यानी कि सरकार की तरफ से सहायता देगा। ठीक है, सहायता का प्रयास करेगा, करेगा किसे, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से। मतलब 10,000 रुपये सरकार कमा नहीं रही है और जो है तनख्वाह दे दे रही है बुढ़ापे में 20-20 हजार रुपए, तो ये नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का काम नहीं किया जाएगा। हाँ, जितनी उसकी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से सहायता दी जाएगी। तो अगर आपसे पूछे आर्टिकल 40 से रिलेटेड कोई एग्जांपल्स, तो आप दे सकते हैं। वृद्धावस्था पेंशन चलती है, सारी क्या है, इसी से रिलेटेड है। विधवा पेंशन चलती है, वो सारी क्या है, इसी से रिलेटेड है। तो ये सारी पेंशन क्या है, आर्टिकल 41 से है। लेकिन किसी राज्य में अगर वृद्धावस्था पेंशन नहीं दी जा रही है तो सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच जाएगा कि हमारे राज्य में क्यों नहीं दे रहे हो, बड़ा उसमें तो दे रहे हैं। ये नहीं कर सकते। जिस राज्य की जितनी सामर्थ्य वो करेगा, जिसकी नहीं है वो नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा कोई जबरदस्ती थोपा हुआ नहीं है। आर्टिकल 41 के अंदर ये सब कुछ है। तो अगर आपसे पूछ ले वृद्धावस्था पेंशन की संविधान के अंदर कहाँ पर व्याख्या की गई है, तो अलग से व्याख्या नहीं मिलेगी, पर आर्टिकल 41 रिलेटेड है इससे, ऐसी किसी भी योजना से जो किसी भी तरीके से ओल्ड है, अनएजुकेटेड पर्सन है, गरीब है, जिसके पास पावर नहीं है, कोई काम नहीं कर पा रहा है, ऐसे कोई भी लोग हैं, उनके लिए जो भी योजनाएं आती हैं वो बेसिकली आर्टिकल 41 सरकार दिमाग में रखकर काम करती है। क्योंकि डीपीएसपी है क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, स्टेट जो भी पॉलिसी बनाए वो किस तरफ जाए, किस दिशा में जाए, इसके लिए डायरेक्शन दिखाने का काम कौन करती है, डीपीएसपी करती है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 41 के अंदर है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखेंगे बहुत अच्छी बात है, एग्जाम्स में रेयरली पूछा जाता है, पूछ लेगा तो ठीक है। अच्छा, काम तो सरकार ने दे दिया, पैसा भी दे दिया स्ट्रेंथ के हिसाब से, ठीक है, लेकिन एक चीज बताइए, आप काम कर रहे हैं लेकिन जहां आप काम कर रहे हैं वो जगह काम करने लायक है ही नहीं, तो फिर क्या हो। ठीक है, तो वो कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन तरीके से मानवोचित दशाएं, कंडीशन कैसी होनी चाहिए, मानवोचित दशाएं होनी चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन कंडीशन होनी चाहिए। मारे, काम तो करेगा आदमी, वर्क तो करेगा, लेकिन वर्क करने के लिए कंडीशन कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई भी कर रहे हैं, तो कम से कम ह्यूमैनिटेरियन टाइप की कंडीशन है तो हूँ, काम करने लायक हो। आपने माइन बना दी, जमीन के अंदर माइन है जहां आदमी को काम भी दे दिया आपने, कहा लो रोजगार भी ले लो, लेकिन वहां ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है, आदमी गया 2-3 दिन में बीमार हो गया, बाहर आ गया, मर गया वहीं, तो फिर ये काम नहीं हुआ ना। आप पैसा भी ठीक दे रहे हैं लेकिन ह्यूमैनिटेरियन कंडीशन तो है ही नहीं। मानव के अनुसार उचित दशाएं भी वहां होनी चाहिए, न्याय संगत होनी चाहिए, तो ऐसे थोड़ी कि आपने कुछ भी कर लिया। ठीक है, तो 42 किसकी बात करता है, काम के लिए वर्क प्लेस की कंडीशनें भी ठीक होनी चाहिए, मानव के हिसाब से, एटलीस्ट इंसान के हिसाब से होनी चाहिए, जानवरों की जैसी दशाएं नहीं होनी चाहिए। आपने जानवरों को देखा है, बात के एक ही साथ सारे जानवर रख दिए जाते हैं, ऐसा इंसानों के साथ एटलीस्ट ना हो, इंसानों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा गुड ट्रीटमेंट दिया जाए, ये लिखा गया। ठीक है, ओके, आर्टिकल 43, जो जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा, वैसे तो इंपॉर्टेंट हर एक है, ठीक है, फिर भी अगर आप सारे याद नहीं करना चाह रहे हैं तब आप क्या कीजिए, इसको याद कीजिए, ये मैं कहना चाहता हूं, तब वाली कंडीशन में आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, स्टार वालों को, बाकी वैसे तो आप कोशिश कीजिए कि सारे ही याद करें। ठीक है ना, चलिए,
आर्टिकल 43 इसके अंदर फिर और क्लॉजेज भी मिलेंगे आपको। फिलहाल इसके अंदर क्या है, एक तो एग्रीकल्चर वाले जो लोग हैं, कृषक टाइप के जो हम कह सकते हैं, कृषि से जुड़े हुए जो लोग हैं, ठीक है, कृषकों से संबंधित हो गया, या फिर कोई मजदूर वर्ग के लोग हैं, कोई कामगार लोग हैं जो मजदूरी करते हैं, जो उद्योगों में काम करते हैं, ऐसे लोग हैं। इनका इनको मजदूरी टाइम से देना या दिलवाना ये सरकार की जिम्मेदारी है। अब जिम्मेदारी का मतलब है कर्तव्य है सरकार का, ठीक है, इनकी मजदूरी हो, ठीक है, इनका जीवन स्तर ठीक रहे, ठीक है, एटलीस्ट मतलब 2 टाइम का 3 टाइम का खाना मिल पाए, सोने की अच्छी सुविधा मिल जाए, बारिश में भीग ना रहे, ठीक है। अब देखिए मजदूर है तो इसका मतलब, कृषक है इसका मतलब ये थोड़ी कि इनको अवकाश नहीं मिलना चाहिए। तो इनकी अवकाश की व्यवस्था भी संविधान के अंदर ही कर दी गई है कि भैया छुट्टी अगर टाइम से मिले तो वो भी हो। तो सामाजिक है, सांस्कृतिक है, अलग अलग अवसरों पर अवकाश मिलता है। जैसे 26 जनवरी है तो उस दिन कोई भी प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो वो अपना ऑफिस बंद रखेगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अवकाश की बात यहाँ लिखी गई है, सरकार इतना समझ रही है। ये आर्टिकल 43 की सिंपल लैंग्वेज है। कृषक है, मजदूर वर्ग है, इनको क्या होना चाहिए? मजदूरी मिले, जीवन स्तर ठीक हो, अवकाश मिले। इसके साथ साथ क्योंकि यहाँ गांवों के बारे में थोड़ा सा जिक्र आ रहा है तो यहीं पर क्या लिख दिया गया है, जो कुटीर उद्योग है उनकी भी बात यहीं पर कर दी गई है। कुटीर उद्योग समझते हैं गांवों में जो छोटे उद्योग है वो लगाए जाए, उनकी तरफ सरकार उनकी मदद करे, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे, ठीक है। तो कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास कहाँ है? आर्टिकल 43 में है, इसको स्टार लगाइए। कुटीर उद्योग ये कौन से आर्टिकल में आएंगे? आर्टिकल 43 के अंदर आएंगे कुटीर उद्योग, ठीक है। चलिए, अगला हो जाएगा आपका आर्टिकल 43 के अंदर ही क। ये दोनों इंपॉर्टेंट है वैसे, 2 आर्टिकल इसके अंदर और आएंगे 43 के अंदर ही, ठीक है। 43 उसके बाद 43 का क ख इस तरीके से आएंगे, 43 के अंदर ही आएंगे, ठीक है। और ये दोनों आप देखेंगे वही 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 वाले हैं, ठीक है, वहीं से आए हैं। नोट करना चाहे कर सकते हैं, 42वां संविधान संशोधन 1976। पहला क्या है? इंडस्ट्रीज जो होती है, उद्योग जो होंगे, इंडस्ट्रीज, उनमें जो मैनेजमेंट होता है उसमें उसके मजदूरों का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उसके काम करने वालों का भी भाग होना चाहिए, मजदूरों का भी कुछ भाग या कुछ पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है। तो कई बार आपने देखा होगा कंपनी के जो शेयर होते हैं उनमें भी कुछ भाग मजदूरों के नाम होता है। मजदूरों का मतलब है वहाँ काम करने वाला कोई भी व्यक्ति, उनके नाम उनका कुछ शेयर कर दिया जाता है। या बेसिकली एक लेबरों का एक एसोसिएशन बना करके उनके हेड से बातचीत की जाती है कि भैया नया कोई हम ये स्कीम करना चाह रहे हैं या ये करना चाह रहे हैं, तो उनसे बातचीत की जाएगी। ये कब हुआ? 43 में लिखा है इंडस्ट्रीज के अंदर मजदूरों का भी थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में होना चाहिए। ये नहीं कि मैनेजमेंट कोई भी घोषणा किए जा रहा है मजदूरों से पूछ ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा 43 जो ख है, ये बेसिकली बात करता है आपका सहकारी संस्थाओं की, जो आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है बेसिकली, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है उनको थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाए, उनके लिए थोड़ा काम किया जाए, ये इसके अंदर आता है, ठीक है। जो कोऑपरेटिव संस्थाओं के बारे में आपने वैसे सुना होगा, उनको थोड़ा ज्यादा स्वायत्ता दे, उनमें और बढ़िया उनको आगे बढ़ाए, क्योंकि कोऑपरेटिव संस्थाएं ग्रुप में काम करती है तो लोगों के लिए बहुत अच्छा है कोऑपरेटिव संस्थाओं के लिए। तो सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देने के बारे में 43 ख में है। दोनों इंपॉर्टेंट है, 43 ख ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक तरीके से मैं कहूँ तो। 43 का बी आप याद कर सकते हैं, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, सहकारी संस्था। इसके अलावा वैसे पढ़ने पूरे हैं, मैं आपको हर बार कह रहा हूँ, फिर भी अगर आप फिर भी चाहते हैं कि कुछ ही पढ़ें उनमें से ये है, ठीक है। उसके बाद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन अब तक आपको याद हो गया होगा, आर्टिकल 44 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के डेट में तो और ज्यादा, लेकिन अब आपको याद होगा। इसको कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता या समान सिविल संहिता। तो राज्य क्या करेगा? राज्य कोशिश करेगा या प्रयास करेगा कि भारत के भीतर यूसीसी लागू हो सके, राज्य प्रयास करेगा इसका, ठीक है। जब ऐसी कंडीशनें बन जाएंगी तो लागू कर देगा। इसका मतलब क्या होता है? जो कॉमन सिविल लॉज है, मैंने आपको पहले क्रिमिनल लॉज और सिविल लॉज में अंतर पढ़ाया हुआ है, तो जो सिविल लॉज है उनमें यूनिफॉर्मिटी लाने का प्रयास करेगा। क्रिमिनल लॉज तो सबके लिए सेम है ना, सीआरपीसी और आईपीसी लगता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन पिनल कोड। किसी ने भी मर्डर किया हो, ओके ओके, हाँ वही अभी कॉमन है, आर्टिकल 44 पे उत्तराखंड में काम चल रहा है। तो बेसिकली चांसेस हैं कि ये अभी के मैक्सिमम एग्जाम्स में आर्टिकल 44 या इसके आसपास से क्वेश्चन आएगा आपका। सीआरपीसी और आईपीसी सबके लिए सेम है, मर्डर कोई भी करे, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, सेम सजा मिलेगी। लेकिन तलाक की प्रोसीजर सारे धर्मों में अलग अलग, ये नहीं हो, ये यूनिफॉर्मिटी आ जाए, सब में सेम हो, ये कहने का मतलब था। लेकिन क्योंकि उस समय की कंडीशन क्या थी, भारत में वैसे ही डिवीजन हुआ पड़ा है,
हिंदू मुस्लिमों में अलग से झगड़ा है, उस समय पे यूसीसी की बात करते तो झगड़ा और बढ़ता, इसीलिए डीपीएसपी में डाल दिया कि बाद में जब राज्य को लगे तब राज्य अपना डीपीएसपी लागू कर ले, अभी कोई जरूरी नहीं, बाद में जब भी राज्य को ठीक लगेगा वो कर लेगा। तो आर्टिकल 44 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, आर्टिकल 44 देखिए, आर्टिकल 44 के अंदर इसमें काफी ज्यादा चेंज हुआ है। 45 के अंदर, सॉरी, आर्टिकल 45 में आपको देखने के लिए मिलेगा कि इसको बाद में मूल अधिकार में चेंज कर दिया गया। ठीक है, यहां से उठाया, क्या कर दिया, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट बना दिया। मैंने आपको कहा ना, डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट चेंज कर दिया। इसका मतलब सरकार अपना कर्तव्य निभा पाई, सरकार का कर्तव्य जो था उसने उसको पूरा करके मूल अधिकार बना दिया। सरकार को लगा होगा कि हाँ ठीक है, कंडीशन अब बन गई है ऐसी, तो सरकार ने उसको मूल अधिकार बना दिया। क्या था ये, इसमें दिया हुआ था कि जो जितने भी बालक हैं 14 वर्ष तक के, ठीक है, 14 वर्ष तक के जितने बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा, फ्री एजुकेशन दी जाए, और ये फ्री एजुकेशन कंपलसरी भी हो। तो इसको क्या कहेंगे हम, निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा। 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या होनी चाहिए, फ्री और निःशुल्क शिक्षा। वैसे यहाँ पर एक बात मेंशन थी कि ये काम पहले 10 सालों में हो जाना चाहिए था, स्टार्टिंग के 10 सालों में, पर ठीक है, सरकार के पास ना फंड था ना कुछ था, तो ये काम पूरा कब हुआ, 14 सालों वाला। ये काम बना आपका, ये 2-3 एग्जाम्स में मैंने ही ये क्वेश्चन चेक कर लिया है, लगातार बच्चे इसके बारे में पूछते रहते हैं और काफी कंफ्यूजन हो जाता है इसके अंदर। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, शिक्षा का जो अधिकार जोड़ा गया है वह बेसिकली इसी डीपीएसपी से संबंधित है। इसी को क्या कर दिया, फंडामेंटल राइट बना दिया, मूल अधिकार बना दिया, क्योंकि सरकार को लगा कि हाँ अब सही समय है और सरकार अब कैपेबल भी है करने के लिए, तो ये कर दिया। 86 में संविधान संशोधन से 2002 के अंदर इसको क्या बना दिया गया, मूल अधिकार बना दिया गया, फ्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन। और उसके बाद इसी आर्टिकल 45 के अंदर अभी क्या चल रहा है, अब क्या कर दिया है आर्टिकल 45 में, 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनकी प्रारंभिक शिक्षा, उनकी देखरेख, उनकी बाल्यावस्था, इसके बारे में लिख दिया है। 6 वर्ष तक के बच्चे जो है इनके बारे में लिख दिया गया है कि 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए राज्य कोशिश करेगा, प्रयास करेगा कि उनकी देखभाल हो सके अच्छी, उनको अच्छी शिक्षा मिल सके, स्टार्टिंग की जो एजुकेशन है, ठीक है, प्री स्कूल एजुकेशन जिसको हम कह देते हैं, अब ये भी लिख दिया गया है। पहले क्या लिखा हुआ था, 14 साल तक के बच्चों के लिए, अब ये फंडामेंटल राइट है, इसीलिए 6 वर्ष तक वाला काम हो गया इसमें। ठीक है, तो ये है आर्टिकल 45 का। आर्टिकल 46, आर्टिकल 45 भी इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, आर्टिकल 46, इसमें क्या है, इसमें है आपकी एजुकेशन यानी कि शिक्षा प्लस मनी या इकोनॉमी, एजुकेशन और मनी या पैसे से रिलेटेड, अगर किसी भी तरीके का एक्सप्लॉइटेशन होता है, शोषण होता है, सरकार को इसको रोकना होगा। किसके लिए, एससी, एसटी या कोई भी ऐसा अदर बैकवर्ड कास्ट है या कोई भी ऐसा जो दुर्बल वर्ग है, उसके साथ अगर ऐसा कुछ भी हो कि उसको शैक्षिक आधार पर या पैसे के आधार पर उसके साथ शोषण हो, क्योंकि पहले क्या होता था, आपके जमींदार वगैरह होते थे वो क्या करते, पैसा वसूलते थे, तो ऐसा अगर कुछ होता है तो राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वो ऐसा ना होने दें एससी, एसटी, ओबीसी के साथ। ठीक है, और इन द सेम वे ऐसे ही आर्टिकल 47 भी याद हो जाएगा साथ साथ में आपको। आर्टिकल 46 है एससी, एसटी के कमजोर वर्ग से, आर्टिकल 47 है ह्यूमन के कमजोर होने से, इंसान के कमजोर होने से, तो इंसान कमजोर ना रहे इसीलिए सरकार फूड की भी व्यवस्था करती है। तो सरकार का ये दायित्व होगा कि वो क्या करे, पोषण से जुड़ा हुआ, पोषण मतलब पूरी तरीके से भोजन जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये सब कुछ हो, और उतना हो जितना जरूरत है, इतना सरकार प्रयास करे कि सबको मिल जाए। ठीक है, सभी के लिए मिल जाए, और सभी के मिले तो उनका हेल्थ जो है वो अपलिफ्ट हो। तो सरकार ये प्रयास करेगी कि सभी को न्यूट्रिशन फूड मिले, उनका हेल्थ बढ़िया हो जाए, और साथ साथ में किसी भी तरीके का मादक पदार्थ जो है, सरकार प्रयास करेगी कि मादक पदार्थ का उपभोग बंद किया जाए, बैन किया जाए। तो इसीलिए जब भी अल्कोहल बैन की बात आती है तो वो तुरंत डीपीएसपी से जोड़ दिया जाता है कि हाँ हमारी सरकारें भी ये चाहती थी, या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले भी चाहते थे कि क्या हो, मादक पदार्थ बंद हो, अल्कोहल बैन इसी के अंदर आता है। लेकिन क्योंकि वो फंडामेंटल नहीं है इसीलिए आप जबरदस्ती नहीं करवा सकते। ऐसे आपने देखा होगा सरकार क्या करती है, मातृ वंदना योजना उत्तराखंड के अंदर चली है, उसमें क्या हो रहा है, न्यूट्रिशन फूड दे रही है सरकार। क्यों दे रही है, जस्ट बिकॉज आर्टिकल 47, सरकार की पॉलिसी ऐसी ही होनी चाहिए। ठीक है, बैन कर रही है बिहार गवर्नमेंट एल्कोहल को, क्यों, क्योंकि डीपीएसपी है, सरकार की पॉलिसी ऐसी ही होनी चाहिए। ठीक है, इतना। चलिए, आर्टिकल 48 कल से करेंगे क्योंकि अभी क्लास अपनी खत्म हो जाएगी, अब ज्यादा नहीं है, 48, 49, 50 और 51 यही बचे हुए हैं। ये 4 आर्टिकल्स कल, कल अगर क्लास हुई तो ठीक है, एल्सवेयर परसों की क्लास में तो नहीं, अब जब पॉलिटी की होगी तब करेंगे। नेक्स्ट क्लास आपकी जो होगी वो होगी हिस्ट्री की, मंडे को। ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी आपकी हिस्ट्री की,
हिस्ट्री में आप लोग फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए, एंशियंट करनी है, मॉडर्न करनी है, या मिडिवल करनी है, कौन सी हिस्ट्री करनी है, वहीं से स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री की क्लास होगी आपकी मंडे को 7 बजे। ठीक है, फटाफट से कमेंट कर दीजिए जो भी क्लास आप पढ़ना चाहें। मॉडर्न, हाँ जी, 7 बजे से क्लास होगी। करनी कौन सी है ये बता दीजिए। मॉडर्न करनी है, ओके। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री की हम लोग क्लास कर लेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग बेसिकली चलेंगे आपके प्लासी और बक्सर के टाइम पे। ठीक है, तो हम लोग तकरीबन तकरीबन 1857 के बाद का कवर करने की कोशिश कर लेंगे, या हो सकता है 1757 से स्टार्ट करें। इन दो में से एक टाइम को लेकर के चलेंगे मॉडर्न के लिए। ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे, इससे थोड़ा पहले से, ज्यादा पॉसिबिलिटी यही। ठीक है, तो चलिए, होप सो गाइस क्लास आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में आर्टिकल 48 से डिस्कस करेंगे, जब भी पॉलिटी की क्लास होगी। हिस्ट्री की क्लास में हम लोग 1757, उससे थोड़ा पहले और थोड़ा बाद, एडवेंट ऑफ यूरोपियन, यूरोपियों का भारत में आगमन, इस वाले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस, होप सो क्लास आपको पसंद आई होगी। बाकी उसके बाद क्लास आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। पुरानी